नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। सर्वप्रथम आपको हिंदी विभाग की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने महाविद्यालय स्तर के पहले 2 वर्ष सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर आप महाविद्यालय के तृतीय वर्ष में आपने प्रवेश लिया है। हिंदी विभाग की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस पाठ में या समझ लीजिएगा कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो शिक्षा पद्धति अपना रहे हैं उस शिक्षा पद्धति के बारे में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह या बहुत सारे संदेह जो है लोगों के दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। फिर भी बदलते परिवेश के कारण हमें इन सभी गतिविधियों से गुजरना पड़ रहा है। अब तक आपने 2 साल ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ाई की थी और इस कोरोना काल के कारण हम इस स्थिति तक आ गए हैं कि पढ़ाई निरंतर जारी रहे और वह भी पढ़ाई सुरक्षित रहकर अपने घर में बैठकर हम कर सकें। इसलिए प्रशासन की ओर से, विश्वविद्यालय की तौर से और महाविद्यालय की ओर से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि अपने छात्रों को घर बैठे सुरक्षित वातावरण में उनको शिक्षा दी जाए। इसलिए हम महाविद्यालय की ओर से तथा विश्वविद्यालय की ओर से ये प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी को ये कोरोना काल की स्थिति जब तक मौजूद है तब तक संपूर्ण अध्यापन जो है इस ऑनलाइन पद्धति के आधार पर करने वाले हैं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया आप इसके माध्यम से चल रही पढ़ाई को थोड़ा सा गंभीरता से लेते हुए अपने करियर के बारे में सतर्क रहें और मौजूदा स्थिति में अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष उसको न खोए। इसलिए आई हुई परिस्थितियों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। कहते हैं कि ज़िंदगी का असली नाम ही है जो आगे बढ़ती है, रुकना ज़िंदगी का नाम नहीं है। इसलिए हमें पैतरा बदलना पड़े लेकिन इस ज़िंदगी की नैया को आगे बढ़ाना है। और मैं समझता हूँ कि आप भी लोग इस बात को भली भांति समझ चुके होंगे कि पिछले 6-7 महीने से ये सभी स्थितियाँ जो है बन गई है और हम अपने घरों में बंद पड़े हैं, लेकिन ज़िंदगी रुकती नहीं है। ज़िंदगी को कोई रोक नहीं सकता। हर हालात में इंसान को जीना पड़ता है और वही हालात जो है एक समझ लीजिएगा कि हमारे सामने परीक्षा के तौर पर मौजूद है। तो हम सभी जो है इस स्थिति को भली भांति समझ चुके हैं। हमें कैसे मार्गक्रमण करना है ये भी हमें ध्यान में आया है। और जब तक इस कोरोना पर कोई इलाज या कोई वैक्सीन निकलती नहीं है तब तक हमें अपने ज़िंदगी की दौड़ को आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि रुकना नाम ज़िंदगी का नहीं है। तो चलिए इस तरीके से ही सही अपने ज़िंदगी को संवारने का हम प्रयास करेंगे और आपको हमारी ओर से वो सभी सेवाएं या वो सभी सहायता दी जाएगी जो आप चाहते हो। मैं चाहता हूं कि हमने TYBA के छात्रों के नंबर लेकर हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप के माध्यम से हम अपनी सूचनाएं जो है उसकी लेन देन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इसमें अपनी सहभागिता देंगे और आपको जो उचित लगे, आपको जो आवश्यक है उसके बारे में हम सभी जो है हमारी गतिविधियां चलाते रहें। तो ठीक है, मौजूदा हालातों को अनदेखा किए बगैर हम इस ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को थोड़ा सा अपना रहे हैं। नए तौर पर थोड़ा सा आपको हजम नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे किसी भी मौजूदा परिस्थिति में हम समय बिताते हैं वो परिस्थिति अपनी सी लगने लगती है। मुझे लगता है ये ऑनलाइन टीचिंग भी शायद कुछ समय पश्चात आपको सही लगने लगेगा या अच्छा लगने लगेगा। तो चलिए इसके माध्यम से ही सही अपनी ज़िंदगी की दौड़ जो है आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपने अब तक महाविद्यालय स्तर के 2 वर्ष पूर्ण किए हैं और 2 वर्ष पूर्ण करते करते आपने महाविद्यालय के इस तीसरे चरण में आ गए हैं, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि तीसरे साल आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है। अब डिग्री लेते समय
हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न या हमारे मन में बहुत सारी उत्कंठाएं होती है कि आगे क्या करें। अर्थात किसी भी डिग्री को हासिल करना है तो हमें पहले ये सोचना पड़ता है कि उसका भविष्य क्या है और उसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, मेरी योग्यता क्या है, मैं किस दिशा से आगे बढ़ना चाहता हूँ और मेरा करियर क्या है। अर्थात ये सभी स्थितियाँ जो है मौजूदा हालात में तो और भी मतलब चिंतनीय बन गए हैं। ये विषय अर्थात ये प्रश्न हमें टालने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें अपना जीवन बनाना है, अपना करियर बनाना है, ज़िंदगी जीनी है, हर हालात में हो। तो ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि अब हमें जो भी सोचना है या जो भी कुछ करना है सोच समझ कर करना है। अर्थात आगे की पढ़ाई जो है भले ही ऑनलाइन के माध्यम से हमें करनी पड़ रही हो, लेकिन वो भी उचित दिशा की तरफ लेके जाने वाली हो। सर्वप्रथम आप TYBA के जितने भी छात्र जिन्होंने BA भाग 3 हिंदी विषय में प्रवेश लिया है उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने सही रास्ता चुना है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाषा जो है इंसान को जिंदा रखती है। अर्थात जहाँ पे भाषा नहीं है समझ लीजिएगा कि वहाँ का माहौल क्या होता है। मतलब भाषा इस विषय को आपने चुना है, मतलब आप उतने गंभीर है अपने जीवन के बारे में सोचने वाले कि भाषा को महत्व दिए बगैर हम अगर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याएं आगे आ जाती हैं। इसलिए भाषा के प्रवाह को समझना, भाषा की प्रक्रिया को समझना, भाषा की रचना को समझना, अर्थात भाषा के व्यवहार को समझना, ये बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है। तो चलिए इस भाषा को ही अगर हम रोज़गार की नज़र से देखें तो मुझे लगता है कि बहुत सारे उलझने जो है हमारी हल हो जाएंगी। तो पाठ्यक्रम की शुरुआत हम करने ही वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको आपके करियर के बारे में कुछ शब्द या कुछ बातें जो है बताना चाहता हूँ, जिसको लेकर आपको अपनी दिशा तय करनी है। भविष्य में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो भी करना है उसके लिए मार्गदर्शन के तौर पर हम आपके लिए मौजूद हैं। तो थोड़ा सा मैं आपने जो विषय चयन किया है, हिंदी को लेकर आपने जो स्पेशलाइजेशन का विषय चुना है, उसको लेकर थोड़ी सी बात रखने वाला हूँ। अर्थात हिंदी के माध्यम से कैसे करियर किया जा सकता है, हिंदी के माध्यम से आप कहाँ कहाँ पे रोज़गार प्राप्त कर सकते हो, ये बातें थोड़ी सी मेरे इस वक्तव्य में आ जाएंगी। और मुझे विश्वास है कि आप इसे थोड़ा सा गंभीरता से लेते हुए आप इसे अपने दिलो दिमाग में जो है बसाएंगे और उस दृष्टि से प्रयास करेंगे। देखिए, भाषा सबसे पहले मनुष्य के पास मौजूद रही, उसके पीछे का कारण ये था कि मेरे दिमाग में जो विचार चल रहे हैं वो विचार दूसरों के दिमाग में चले जाए या दूसरों तक पहुंच जाए। तो भाषा का ये सिलसिला जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे भाषा के अनेक उपादान जो है हमारे सामने आने लगे, और आज जो है भाषा रोज़गार की भाषा के तौर पर भी सामने आ रही है। विशेषतः हिंदी भाषा जो है आज रोज़गार के तौर पर अपनाई जा रही है। संपूर्ण विश्व में लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन किया जाता है। उसके पीछे वजह यह है मात्र रोज़गार। आप सोच रहे होंगे कैसे? देखिएगा कि भारत में 1991 के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां आने लगी, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब आई तो उन्होंने भारत की भाषा को अपनाया। मतलब उनका जो भी प्रोडक्ट उनको बेचना था सबसे पहले उन्होंने भारत के ग्राहकों की भाषा को अपना लिया, और उसके माध्यम से वो जो अपनी वस्तुएं जो है, अपने उत्पाद जो है बेचने लगे। तो ये एक जरिया बना, अर्थात धीरे धीरे भाषा को लेकर या हिंदी को लेकर और अधिक विचार लोगों ने किया और चिंतन किया। परिणाम स्वरूप आज ये स्थितियाँ बन गई है, हिंदी एक प्रमुख भाषा जो है रोज़गार के तौर पर हमारे सामने आ रही है। मैं उस बात की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ कि जहाँ पे आपको वो द्वार दिख जाए कि जहाँ पे आपका करियर बन सके। अर्थात हिंदी में ऐसे कई क्षेत्र है जहाँ पे आप अपना रोजी रोटी का जो प्रश्न है हल कर सकते हो। विशेष तौर पर मीडिया को ले लीजिएगा। मैं समझता हूँ कि
मीडिया के बारे में आप अब तक टीवी में देखते होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये मीडिया जो चलता है किसके बलबूते पर चलता है? मीडिया का टीआरपी जब बढ़ता है तो किसके बलबूते पर पड़ता है? तो आपको विश्वास नहीं होगा कि मीडिया की भाषा जो है वो टीआरपी बढ़ाती है। देखिएगा, आपने न्यूज़ चैनलों पर देखा होगा कि बहुत सारी चर्चा परिचर्चाएं चलती है और बहुत सारे लोग जो है किसी विषय को लेकर बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे बोलने वाले लोग जिस भाषा के साथ बोल रहे होते हैं उसके आधार पर उस चैनल को लोग देखते हैं। मुझे लगता है भाषा की अहमियत और क्या हो सकती है। इसलिए मीडिया के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको मीडिया एक बहुत ही बड़ा और व्यापक क्षेत्र है जहाँ पे आपको नौकरी की बहुत सारी संभावना है। इसमें आप संपादक बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, संवाददाता बन सकते हैं, उपसंपादक बन सकते हैं, प्रूफ रीडर बन सकते हैं, कार्टूनिस्ट बन सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे काम वहाँ पे हैं जहाँ पे आप अपनी रोजी रोटी जो है चला सकते हैं। असल में मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वह यह है कि क्या समाज की एक मानसिकता है कि शिक्षा का संबंध नौकरी के साथ जोड़ा जाता है। ये लाजमी भी है, व्यावहारिक भी है, क्योंकि पढ़ाई उसी की जाए जिसके बलबूते पर हमारा भविष्य संवर सके। सही है, लेकिन मौजूदा स्थितियाँ जो है, जैसे जैसे स्कूल कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है, छात्रों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे पढ़ने लिखने वाले ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए पढ़ने की रफ्तार के तुलना में नौकरियां जो है उतनी तौर पर जो है बन नहीं पा रही है। तो मुझे लगता है कि इसका कुछ तो मेल या इसके बारे में हमें सोचना होगा। अर्थात 10 साल, 20 साल या 30 साल पहले की स्थितियाँ और थी और आज की स्थितियाँ और है। आप देख रहे होंगे कि 30 साल पहले किसी कंपनी में 100-150 लोग जो है काम कर रहे थे, आज वहाँ पे मात्र 40-50 लोग काम कर रहे हैं। मतलब कितने लोग कम हो रहे हैं? उसके पीछे कारण है मशीनीकरण। अर्थात हर कोई उद्योगपति, हर कोई मालिक जो है यही चाहता है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके और कम से कम लागत में, अर्थात कम से कम खर्च में। अर्थात हमें सोचना होगा कि अगर जो नौकरी देने वाला है वही अगर हमें उस तरह की मांग कर रहा है, तो जहाँ पे मशीन आ रही है, समझ लीजिएगा कि वहाँ पे मनुष्य जो है निष्क्रिय बनता जा रहा है, अर्थात उसके हाथ से काम छीना जा रहा है। इसलिए हमें इस स्थिति को गंभीरता से सोचना होगा। अगर मनुष्य का पर्याय मशीन बन रहा है तो हमारा क्या होगा? मतलब हमें ये सोचना होगा कि हम कौन से क्षेत्र में चले जाएं जहाँ पे हमारा पर्याय मशीन न बन सके। आपके बात समझ में आई होगी कि आप लगभग देखते होंगे कि सभी क्षेत्रों में आज मशीन जो है काम कर रहा है। विशेषतः कंप्यूटराइजेशन के कारण जो है बहुत सारे लोगों के रोजगार गए हैं। अब मैं थोड़ा सा विषय को और गहराई तक न ले जाते हुए सीधी बात जो है उदाहरण के तौर पर समझा देता हूं। आपने अमेज़न कंपनी का नाम सुना होगा। अर्थात वो एक शॉपिंग कंपनी है, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, जहाँ पे आपने कुछ व्यवहार भी किए होंगे, कुछ वस्तुएं आपने खरीदी होंगी, वो आप तक आती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अमेज़न कंपनी में लगभग 40,000 रोबोट जो है काम करते हैं। क्या काम करते हैं? तो आप जो भी कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं या जो भी कुछ वस्तु चुनते हैं, वह प्रोडक्ट खरीदने से लेकर आपका ऑर्डर प्लेस करने तक या आपका मान लीजिएगा कि पैकिंग करने तक का काम जो है रोबोट करता है। मतलब आप सोच रहे होंगे कि अमेज़न कंपनी दुनिया भर में जो है चलती है तो कितने लोग लग रहे होंगे। वहाँ पे लोग काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे रोबोट काम कर रहे हैं। और एक खबर आपने सुनी होगी कि बिना ड्राइवर की गाड़ियाँ बन रही है। मतलब गाड़ियाँ तो बनेगी लेकिन ड्राइवर उसमें नहीं होगा, मतलब ड्राइवर का जॉब खतरे में है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे मशीन जो है मनुष्य की जगह ले रहा है। तो हमें क्या करना होगा? हमें उस बारे में सोचना होगा कि ऐसा क्या किया जाए जहाँ पे हमारी जगह मशीन न ले सके। तो उसका एक इलाज है।
और वो इलाज है कि आप करियर के रूप में उस क्षेत्र को चुनें जहाँ पे मस्तिष्क आधारित, इंटेलिजेंस आधारित जॉब हो। मतलब क्या? मतलब जहाँ पे मनुष्य का दिमाग काम करता है वहाँ पे मशीन काम करेगा, ऐसा नहीं है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, हर तरफ तो मशीन काम कर रहा है। लेकिन मैं कुछ उन क्षेत्रों के नाम आपको बता रहा हूँ जहाँ पे मनुष्य के दिमाग की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर अनुवादक है, उदाहरण के तौर पर विज्ञापन करता है। अनुवादक विज्ञापन करता ये एक ऐसे जॉब है जहाँ पे मनुष्य के दिमाग के आधार पर ही काम भविष्य में भी चलता रहेगा। हालांकि कंप्यूटर पर या इंटरनेट पर आज ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद है जहाँ पे अनुवाद जो है मशीन करता है। मतलब आपने देखा होगा कि गूगल पर कोई भी बात आप लिखेंगे और वह बात तुरंत किसी दूसरी भाषा में अनुवादित हो जाती है। लेकिन मनुष्य द्वारा किया गया अनुवाद और मशीन के द्वारा किया गया अनुवाद जो है उसमें बहुत सारा अंतर आ जाता है। सांख्यिकीय डेटा जो होता है या गणितीय डेटा जो होता है या तर्कशास्त्र या मान लीजिए ज्योतिष जो है, इसकी बनी जो शब्दावली होती है उस शब्दावली का डाटा जो है हम मशीन के माध्यम से अनुवादित कर सकते हैं। लेकिन फिल्म मान लीजिएगा, कथा मान लीजिएगा या फिर उपन्यास मान लीजिएगा, इसमें लिखा गया साहित्य जो है उसके लिए मशीन काम नहीं करेगा। मशीन कैसे काम करता है? मशीन में जो भी कुछ इनपुट दिया जाता है, मान लीजिएगा हिंदी के बारे में जितने भी शब्द उस मशीन में भरे जाते हैं और अंग्रेजी के शब्द जितने भी भरे जाते हैं, वह मशीन मात्र उन अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय चुनेगा। मतलब मशीन की कुछ सीमाएं हैं, उन शब्दों के परे वो नहीं जा सकता। अर्थात हमें ये सोचना होगा कि मशीन और मनुष्य का दिमाग, इसमें बेहद अंतर है। असल में कंप्यूटर भी मनुष्य के दिमाग ने ही बनाया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कुछ सालों बाद कंप्यूटर जो है मनुष्य के दिमाग से भी तेजी से काम करेगा। ये बात सही भी हो सकती है क्योंकि टेक्नोलॉजी उस तौर पर विकसित हो रही है। लेकिन मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन भविष्य में मनुष्य के दिमाग के आधारित चलने वाले जो कार्य है वो निरंतर चलते रहेंगे, उसका कोई भविष्य खतरे में नहीं है। इसलिए मैं उन क्षेत्रों के बारे में आपको आगाह करना चाहता हूँ जहाँ पे आपको नौकरी की संभावना है। मैंने अभी बताया था अनुवादक का क्षेत्र है जहाँ पे मात्र आपको 2 भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। एक तो समझ लीजिएगा आपकी मराठी है या फिर हिंदी है। दोनों भाषाओं का अगर आपके पास ज्ञान है तो आप किसी भी सामग्री को मराठी से हिंदी में या हिंदी से मराठी में अनुवादित कर सकते हैं। या आपके पास अंग्रेजी भाषा है तो अंग्रेजी और हिंदी का अगर मेल आपके पास है तो समझ लीजिएगा कि दुनिया में सबसे बड़े अमीर आप हैं। अमीरी की बात मैं कर रहा हूँ, अर्थात जो आदमी भाषा पर अधिकार रखता है, मेरे विचार से अपने आप में वो अमीर ही है। क्योंकि भाषा वह माध्यम है जहाँ पे आपको अपने विचारों को दूसरे जन समुदाय तक पहुँचाना होता है। इसलिए अंग्रेज़ी और हिंदी जो आपके पास आ जाती है, अनुवादक के तौर पर आप काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि दुनिया भर में आपको नौकरी की संभावनाएं हैं। अर्थात दुभाषिया एक पद होता है जहाँ पे आपने देखा होगा कि संसद में वगैरह या हमारे प्रधानमंत्री जी अगर किसी विदेश दौरे पर चले जाते हैं या रशिया में गए हैं तो रशिया में जाने के बाद प्रधानमंत्री जी हिंदी में बात करते हैं तो उनकी आवाज़ जो है या दूसरा आदमी जो है रशियन भाषा में या रूसी भाषा में वो सुनाता है, अर्थात उसको दुभाषिया कहते हैं। मतलब आपके पास भाषा है तो आप भूखे नहीं मरने वाले। अर्थात मतलब क्या है कि आप दिमाग के आधार पर या मस्तिष्क के आधार पर अपने करियर के बारे में सोच रहे हो तो मुझे लगता है कि कोई भी मशीन आपकी जगह नहीं ले सकती। दूसरा एक क्षेत्र है विज्ञापन का। आपने टीवी पर बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे और देखने के बाद आपको ये भी पता चला होगा कि विज्ञापन जो है बनता तो छोटा है लेकिन हमेशा के लिए दिमाग में रहता है। ऐसे बहुत सारे विज्ञापन आपको याद आते होंगे। देखिएगा, अल्ट्राटेक सीमेंट का एक विज्ञापन आता है जिसमें एक टैगलाइन आती है कि हर निर्माण की जान। हर निर्माण की जान क्या है? देखिएगा, सीमेंट के माध्यम से जो भी निर्माण कार्य बनते हैं या जो भी कुछ कंस्ट्रक्शन बनता है, उस कंस्ट्रक्शन का, उस निर्माण का जो है जान के तौर पर अल्ट्राटेक सीमेंट काम करता है।
मतलब हर निर्माण की जान ये टैगलाइन बनाना जो है केवल और केवल वही व्यक्ति बना सकता है जिसने भाषा को गहराई से समझा है, जिसने भाषा की समझ को अच्छी तरह से आत्मसात किया है। इसलिए विज्ञापन के क्षेत्र में आज इतने सारे अवसर बन गए हैं, दिन ब दिन नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। प्रोडक्ट ग्राहकों को बेचने हैं, बेचेंगे कैसे? तो विज्ञापन के माध्यम से। तो विज्ञापन बनाना है तो विज्ञापनकर्ताओं की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि भाषा ही वह साधन है जिसके माध्यम से कोई भी कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को जो है दूसरों तक या ग्राहकों तक पहुंचाती है। इसलिए विज्ञापन एक करियर, आप उसके बारे में सोच सकते हैं। देखिएगा, आज स्थितियाँ ऐसी है कि हर कोई चाहता है कि मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में जाऊं या स्पर्धा परीक्षा करूं, लेकिन आपने अगर उसका सफलता का अगर कुछ परसेंटेज देखा होगा तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि कितने लोग सफल हो जाते हैं और कितने असफल बन जाते हैं। इसलिए भीड़ में हमें चलना नहीं है, अपना रास्ता हमें खुद चुनना है और चुना हुआ रास्ता ही हमारी सफलता की मंजिल हो, ये हमें याद रख के काम करना है। इसलिए अपने आप को उस तरीके से बनाइए जिस तरीके से आप बनना चाहते हैं। मतलब क्या है कि कोई भी पढ़ाई करते समय या कोई भी पढ़ाई आप करने जा रहे हो तो सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि मेरे पास क्या है, अर्थात मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ वो मेरे पास है या नहीं। देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि अपने आप को भी पता नहीं होता कि मेरे अंदर क्या क्या गुण है, लेकिन जैसे जैसे स्थितियाँ सामने आ जाती है, परिस्थितियाँ बन जाती है, वैसे वैसे गुण जो है अपने आप दिखने लगते हैं। इसलिए कोई अगर भाषा के क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए ये द्वार जो है खुले हुए हैं। आप देखते होंगे मीडिया के क्षेत्र में और भी ऐसे कई सारे क्षेत्र है जिसमें हम प्रिंट मीडिया की मैंने अभी बात की थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में अगर बताना चाहूँ तो वहाँ पे देखिएगा वृत्त निवेदक होते हैं, समाचार सुनाने वाले, रेडियो जॉकी होते हैं। आपने ऑल इंडिया रेडियो पर कभी अमीन सयानी जी का नाम अगर सुना होगा तो नाम शायद पता नहीं आपने सुना या नहीं, लेकिन उनकी एक बात आपने ज़रूर वहाँ पे अनाउंस करते हुए सुनी होगी। जी हाँ भाई और बहनों, लेकर आए हैं। अर्थात ये सभी बातें जो है, ये रेडियो जॉकी का क्षेत्र जो है एक प्रकार से आपको करियर के द्वार खटका रहा है। आपके पास वो हुनर है, आपके पास वो आवाज़ है, तो समझ लीजिए आप एक रेडियो जॉकी भी बन सकते हैं। रेडियो मिर्ची आप सुनते होंगे, आरजे नावेद जो है, आरजे राजेश जो है, ऐसे बहुत सारे रेडियो जॉकी जो है आज अपना करियर बना चुके हैं। अर्थात करने वालों के पास बहुत कुछ है, न करने वालों के पास कुछ भी नहीं है। आपको चुनना है कि मुझे करने वालों की पटरी पर जाना है या न करने वालों की पटरी पर जाना है। इसलिए मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संदर्भ में अगर बात की जाए तो वहाँ पे स्क्रिप्ट लेखक, एंकर, संवाद लेखक, गीतकार, विज्ञापनकर्ता, ऐसे बहुत सारे जो है काम भरे पड़े हुए हैं। आपको मैं विनती करता हूँ कि थोड़ा सा लीक से हटकर, मतलब लीक से हटकर क्या है, क्या करना है कि हमें उस रास्ते को चुनना है। बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं चुना है, लेकिन वहाँ पे आपकी प्रतिभा काम कर सकती है। इसलिए दोस्तों, आपको ये सभी बातें जो है मैं एक समझ लीजिएगा कि आपके मार्गदर्शन के स्वरूप या आपके करियर के लिए उपयुक्त होंगे, इस विचार से ये सामने ला रहा हूँ। क्योंकि ऐसा बहुत बार मेरे पुराने छात्रों से मैंने सुना है कि सर अब ग्रेजुएशन तो हुआ है, क्या किया जाए, और उन्होंने बहुत सारे विषय में पढ़ाई की होती है, लेकिन उनके पास ये प्रश्न होता है। अर्थात ये प्रश्न क्यों होता है, उसके पीछे कारण ये है कि उस छात्र ने अपने अंदर क्या है वो जाना नहीं है, और वो जब तक जान लेता तब तक समय गया हुआ होता है। इसलिए आपको ये अंतिम वर्ष जो है उसके बारे में थोड़ा सा आपको गंभीरता से सोचना है, ताकि ग्रेजुएशन के बाद ही आपके करियर के ऑप्शन जो है खुल जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे आप विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग लेकर इन क्षेत्रों में जा सकते हो। और आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो हम आपके लिए हैं, हम आपको वो जानकारी दे देंगे और आपके रुचि के अनुरूप अपने क्षेत्र को चुनिएगा। मैं समझता हूँ कि अपने रुचि से किया गया कोई भी काम जो है, मान लीजिएगा कोई भी, मतलब
ऐसा समझ लीजिएगा कि जो मुझे पसंद है वो मैं कर रहा हूँ, तो वो आपको बहुत आनंद देगा और सुख भी प्रदान करेगा। इसलिए अपने करियर के बारे में थोड़ा सा गंभीरता से सोचते हुए, अब तक आपने 2 साल में जो भी पढ़ाई की है या जिस प्रकार से भी कॉलेज अटेंड किया है या कॉलेज का माहौल आपने देखा है, वो 2 साल थोड़ा सा साइड में रखिएगा और इस साल को थोड़ा सा सामने रखिएगा। उसके पीछे की वजह यह है कि इस साल पर ही आपका भविष्य जो है निर्भर है। क्योंकि मैंने शायद फर्स्ट ईयर में आपको एक बात कही थी, याद है क्या? देख लीजिएगा कि 12वीं के बाद के जो 5 साल है वो आपको बहुत ही गंभीरता से जीने हैं। गंभीरता से मैंने एकदम सीरियस बन के नहीं जीना है, लेकिन कॉलेज में जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक आपको बहुत कुछ करना है। ये 5 साल कौन कौन से? ये बीए के 3 वर्ष और पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 वर्ष, अर्थात ये 5 साल ही आपको आगे की 50 साल की ज़िंदगी तय करते हैं। मतलब क्या है कि ये बात मैं पुनः इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि अभी भी समय गया नहीं है, अभी भी आपके हाथ में 3 साल है और उन 3 सालों के भीतर आपको अपना करियर चुनना है, आपको अपना काम चुनना है, आपको अपना व्यवसाय चुनना है। व्यवसाय के अगर तौर पर विचार की जाए तो मैं हमारे अकलूज जैसे ग्रामीण शहर में अगर बात की जाए तो एड एजेंसियां नहीं है। एड एजेंसियां माने क्या है? आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट लाती है बाजार में तो सबसे पहले उसको विज्ञापन करना पड़ता है और विज्ञापन करने के लिए वो कंपनी सबसे पहले एड एजेंसी की तरफ चली जाती है और एड एजेंसी के माध्यम से वो प्रोडक्ट उनको बताती है क्या क्या है और वो एड एजेंसी जो है विज्ञापन बना देती है। अर्थात अकलूज जैसे शहर में हम वो भी करियर बना सकते हैं या अपना करियर का रास्ता जो है चुन सकते हैं। इसलिए ज़्यादा गंभीरता से इसके बारे में सोचते हुए हमें आगे की ज़िंदगी जो है या मौजूदा वर्तमान की स्थितियों को लेकर संघर्ष करते हुए जीनी है और हमें अपने करियर के बारे में भी सोचना है। ये सभी बातें जो है आपके लिए ज़रूर उपयुक्त रहेंगी। कृपया इन बातों को थोड़ा सा विचार कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे आपको बीए भाग 3 में जो पाठ्यक्रम है उसकी पढ़ाई क्या क्या करनी है। बीए भाग 3 के पाठ्यक्रम में भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र बताए गए हैं जहाँ पे आप अपना करियर का रास्ता चुन सकते हैं। अर्थात विश्वविद्यालय के अध्ययन मंडल के सदस्यों के सामने जब ये बात चल रही थी कि पाठ्यक्रम में कौन कौन सी बातें रखी जाए, तो हमने जानबूझकर उन बातों को सामने लाया है जहाँ पे छात्रों को अपने आप पता चल जाए कि मैं किस क्षेत्र में अपना करियर बना सकता हूँ। तो इसलिए सबसे पुनः एक बार आपका हिंदी विभाग की ओर से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने हिंदी जैसे विषय को चुना है जहां पे करियर की लाखों संभावनाएं हैं। जो भी करना चाहेगा या जो भी कुछ करना चाहता है उसके लिए बहुत कुछ इस विषय में आपको मिलेगा और आपको अपना भविष्य जो है संवारने में हम जो है अपनी ओर से संपूर्ण सहायता आपको प्रदान करेंगे। और अगले वीडियो में हम सिलेबस के आधार पर कुछ बातें चर्चा के रूप में सामने लाएंगे और उसके आधार पर साल भर की जो भी गतिविधियां हैं वो भी मैं थोड़ा सा आपको रूपरेखा के तौर पर आपके सामने रखूंगा और इसी के माध्यम से हमें ये पढ़ाई का सिलसिला जो है आगे जारी रखना है। तब तक अगले वीडियो को मैं बनाऊंगा और आपको शेयर भी करूंगा और मुझे अपेक्षा है कि ये मैंने जो भी बातें बताई हैं आप उसको गंभीरता से सुनते हुए उस पर अपनी सूचनाएं, उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं या आपको जो भी कुछ प्रश्न है तो मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं समझूंगा कि मैंने जो बातें बताई है तो किसी के तो काम आ रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।